हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज से हम ट्रांसलेशन में एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसके बिना ट्रांसलेशन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। यानी कि आज से हम आपको बताने वाले हैं टेंस के बारे में। और फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि अगर टेंस हमें नहीं आता है तो हम ट्रांसलेशन बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ट्रांसलेशन सबसे ज़्यादा टेंस पे ही डिपेंड करता है, तो आपको टेंस ज़रूर आने चाहिए। और केवल ट्रांसलेशन ही नहीं, ग्रामर पोर्शन में जो भी चीज़ें आती हैं, जैसे अगर हमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ना है, सिंथेसिस पढ़ना है, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है, तो टेंसेस सभी जगहों पे काम आती हैं। टेंस के बिना इंग्लिश में आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये टेंस होता क्या है। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज टेंस, तो आप क्या रिप्लाई करेंगे? व्हाट इज टेंस? बहुत से लोग कहते हैं कि टेंस का मतलब काल, और काल यानी समय, यानी कि टेंस का मतलब समय है। तो अगर टेंस का मतलब समय होता तो जैसे हम किसी से टाइम पूछते हैं कि व्हाट इज द टाइम, या फिर व्हाट टाइम इज इट, तो वहाँ पे हम ऐसा भी पूछ सकते थे कि व्हाट इज द टेंस। अगर टाइम और टेंस दोनों सेम चीज़ें होती तो हम टाइम की जगह पे टेंस का भी यूज़ कर सकते थे। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है। टेंस क्या होता है ये अगर आपको बताना हो तो आप कहेंगे कि टेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्शन एंड टाइम। इस तरह से हम टेंस को डिफाइन कर सकते हैं। अगर कोई पूछता है व्हाट इज टेंस, तो आप क्या बताएंगे? टेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्शन एंड टाइम। जो टेंस होता है वो एक्शन और टाइम दोनों को मिला के बनता है। केवल टाइम नहीं, टाइम और एक्शन दो चीजें इसमें होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, कि अगर किसी सेंटेंस में कोई एक्शन ही नहीं हो रहा है, किसी सेंटेंस में अगर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो वो किसी भी टेंस का वाक्य नहीं हो सकता है। और फ्रेंड्स, आई होप इसके टाइप्स के बारे में तो आपको पता होगा कि कुल मिला के 12 टेंसेज होते हैं, जिसमें से पहला टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो हम इसमें सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जान लेते हैं। और इसके लिए फ्रेंड्स, हमें ये देखना पड़ेगा कि इसको हम इनडेफिनिट क्यों कहते हैं। अगर हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीखना है, मान लेते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से स्टार्ट कर रहे हैं, पहला टेंस, तो इसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट यहाँ पे आया हुआ है, जिसका मतलब होता है अनिश्चित। और अगर इसमें पूछा जाए कि इस टेंस में अनिश्चित क्या होता है, क्यों इसका नाम इंडेफिनिट है, तो आप क्या रिप्लाई करेंगे? जो इसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यहाँ पे इंडेफिनिट क्या होता है? जैसे मान लेते हैं अगर कंटिन्यूअस टेंस होता है, तो कंटिन्यूअस जो है ये कंटिन्यू वर्ड से बना हुआ है, जिसका मतलब जारी रहना। तो इसमें काम जारी रहता है, इसलिए इसको कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और परफेक्ट टेंस की अगर बात करें तो परफेक्ट का मतलब पूर्ण होता है, यानी इसमें काम के पूरा होने की बात होती है, इसलिए इसको परफेक्ट टेंस कहा जाता है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब पूर्ण और अपूर्ण दोनों होता है। पूर्ण अपूर्ण यानी कि आधा पूरा आधा अधूरा। जैसे वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है, यानी कुछ पढ़ चुका है और कुछ अभी बाकी है, तो आधा पूरा है और आधा अधूरा है, इसलिए इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। तो इसके नाम से इसका पहचान तो क्लियर इन तीनों टेंस के। लेकिन इनडेफिनिट टेंस जो होता है, इसमें इनडेफिनिट क्या है, क्या चीज़ इनडेफिनिट होता है, क्यों इसका नाम प्रेजेंट इनडेफिनिट है, ये चीज़ समझने के लिए हमें ये टेंस जो दो चीज़ों को मिला के बनता है, एक्शन और टाइम, इसके बारे में हमें देखना होगा थोड़ा सा कि टेंस किससे बनता है? एक्शन प्लस टाइम से बनता है टेंस। तो जो टाइम होता है ये तो 3 होता है, आपको पता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, ये 3 टाइम होते हैं। प्रेजेंट टाइम जो इस समय चल रहा है, पास्ट यानी कि जो बीत चुका है, और फ्यूचर यानी कि जो अभी आगे आने वाला है। तो ये 3 टाइम होते हैं, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। और अगर एक्शन जो होते हैं, किसी भी एक्शन के 3 स्टेप आपको बताए गए थे फर्स्ट वीडियो में, कि कोई भी एक्शन जब होता है तो सबसे पहले स्टार्ट होगा, कुछ समय तक वो प्रोसेस में रहेगा, और लास्ट में एक दिन जाके वो एंड हो जाएगा। किसी भी एक्शन के ये 3 स्टेप होते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो कंटिन्यूअस टेंस है, मान लेते हैं कंटिन्यूअस का एग्जांपल ले लेते हैं कि शी इज कुकिंग फूड। शी इज कुकिंग फूड, वह खाना
बना रही है। तो इसमें अगर देखा जाए तो क्या इसमें स्टार्टिंग दिया गया कि वो कब से बना रही है? स्टार्टिंग इसमें बताया गया शी इज कुकिंग फूड, वह खाना बना रही है। कब स्टार्ट किया ये नहीं पता है, यानी कि कंटिन्यूअस टेंस जो होगा उसमें स्टार्टिंग नहीं होगा। अब क्या इसमें प्रोसेस में है काम? शी इज कुकिंग फूड, वह खाना बना रही है, अभी काम प्रोसेस में है। तो कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है? प्रोसेस होता है। और क्या इसमें काम के पूरा होने की बात कही गई है? तो जी नहीं, इसमें भी काम के पूरा होने की बात नहीं हुई है, तो इसमें एंड भी नहीं है। अर्थात जो कंटिन्यूअस टेंस हमारा होता है, इससे आप इसका पहचान जानेंगे। वो ता है, ती है, रहा है, रही है वाला नियम उससे थोड़ा ऊपर आएंगे। तो इसमें कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या होगा? जिसमें केवल प्रोसेस की बात होगी, कोई काम प्रोसेस में है, वो कब से प्रोसेस में है, कब तक चलेगा, इस सब से कोई मतलब नहीं है। तो अगर कोई काम प्रेजेंट टाइम में प्रोसेस में है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और पास्ट टाइम में प्रोसेस में था, केवल जब इतना बताना हो तो पास्ट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर टाइम में प्रोसेस में रहेगा ये जब बताना हो तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस का सेंटेंस हो जाएगा। आई होप आपको ये तीनों कंटिन्यूअस का पहचान क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम परफेक्ट टेंस का एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे शी हैज़ कुक्ड फूड। शी हैज़ कुक्ड फूड यानी कि वह खाना बना चुकी है। तो उसने कब स्टार्ट किया, क्या यह पता है? नहीं पता है। और क्या अभी भी प्रोसेस में है काम? नहीं, इसमें प्रोसेस में भी नहीं है काम। और वह खाना बना चुकी है, यहाँ पे एंड की बात हो रही है। अर्थात जो हमारे परफेक्ट टेंस होंगे, जो परफेक्ट टेंस हमारे होंगे, उसमें केवल एंड की बात होती है कि काम समाप्त हुआ कि नहीं हुआ। तो जिस सेंटेंस में केवल एंड की बात हो वहाँ पे परफेक्ट टेंस होगा। और अगर प्रेजेंट टाइम की बात हो कि प्रेजेंट टाइम तक एंड हुआ कि नहीं हुआ, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट। और किसी पास्ट टाइम की बात हो कि उस टाइम एंड हुआ था कि नहीं हुआ था, तो पास्ट परफेक्ट। और फ्यूचर टाइम की बात हो, फ्यूचर टाइम में वो एंड हो चुका होगा कि नहीं हुआ होगा, वहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक एग्जांपल देख लेते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस जैसे कहना हुआ कि शी हैज़ बीन कुकिंग फूड, शी हैज़ बीन कुकिंग फूड फॉर एन आवर। शी हैज़ बीन कुकिंग फूड फॉर एन आवर, वह 1 घंटे से खाना बना रही है। तो 1 घंटे से खाना बना रही है, यानी कि स्टार्ट कब किया था उसने खाना बनाना? 1 घंटे पहले। 1 घंटे से खाना बना रही है, अर्थात 1 घंटे पहले उसने स्टार्ट किया था। तो जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें स्टार्टिंग दिया गया है और खाना बना रही है, प्रेजेंट टाइम में भी खाना बना रही, प्रोसेस में भी है काम। तो जो परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा उसमें स्टार्टिंग भी होगा, प्रोसेस भी होगा, और वो कब तक बनाएगी ये नहीं पता, यानी कि एंड की बात इसमें नहीं हुई है। यानी कि जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उसमें स्टार्टिंग होता है और प्रोसेस होता है, ये 2 चीज़ें होती हैं। अब बात आती है इनडेफिनिट की, जो कि पहला ही टेंस है, लेकिन हमने यहाँ पे इसको लास्ट में किया है। तो अगर एक इनडेफिनिट टेंस का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि आई बाथ डेली। आई बाथ डेली यानी कि मैं रोज़ नहाता हूँ, आई बाथ डेली। तो इस सेंटेंस में देखिए, मैंने कब से स्टार्ट किया नहाना ये पता है? नहीं पता है, तो इसमें स्टार्टिंग नहीं है। मैं नहाता हूँ, लेकिन ये प्रोसेस में, अभी प्रेजेंट टाइम में नहा नहीं रहा हूँ, प्रोसेस में नहीं है काम, तो इसमें प्रोसेस भी नहीं है। और मैं नहाता हूँ, इसमें कहीं एंड की भी बात नहीं हुई है, तो इसमें एंड भी नहीं है। तो जो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस होते हैं उसमें देखिए, ना तो स्टार्टिंग है, ना तो प्रोसेस है, और ना तो एंड है, इसीलिए इसको इनडेफिनिट टेंस कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी जो अदर टेंसेज हैं, कंटिन्यूअस में प्रोसेस रहता है, स्टार्टिंग और एंड नहीं होता है। परफेक्ट में केवल एंड होता है, स्टार्ट प्रोसेस नहीं होता है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में स्टार्टिंग प्रोसेसिंग दोनों होता है, केवल एंड नहीं होता है। और इंडेफिनिट टेंस जो है, इसमें ना तो स्टार्टिंग, ना तो प्रोसेसिंग, और ना ही एंड होता है, अर्थात इसलिए हम इसे इनडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब इसके बाद हम प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस को डिटेल में देख लेते हैं। अभी तो हमने केवल ये बताया कि इसको इनडेफिनिट टेंस क्यों कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं हमारा पहला टेंस, जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस।
और कुछ लोग या कुछ किताबों में भी लिखा रहता है कि इसी को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है। बट आई डोंट थिंक कि ये दोनों चीज़ें सेम होती हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस ये दोनों सेम चीज़ें नहीं है। सिंपल प्रेजेंट कौन से टेंस होंगे जहाँ पे कोई एक्शन नहीं होगा, जिसमें हम इज, एम, आर का यूज़ करते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट वो है जिसमें एक एक्शन भी रहता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सबसे पहले अगर हम पहचान देखें तो वही पुराना मेथड जो सभी लोग बताते हैं कि सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ते हो, ये एक बहुत ही प्रचलित तरीका है, सभी लोग ऐसे ही बताते हैं और ये सही भी है कुछ हद तक, क्योंकि इसमें हम तुरंत ही पहचान कर लेते हैं सेंटेंस। हिंदी वाला सेंटेंस अगर हम देखते हैं तो तुरंत ही पहचान कर लेते हैं केवल लास्ट में देख के सेंटेंस के। लेकिन हमें ध्यान देना है कि वो ता है, ती है कहाँ पे आना चाहिए, जो उसमें एक्शन यानी जो क्रिया है उसके तुरंत बाद जुड़ा होना चाहिए, ता, ती, ते, और इसके बाद इसमें है, हूँ या फिर है, हो, ये सब आ सकता है। तो इसमें क्रिया के लास्ट में ता है, ती है, ते है, ता हूँ ये सब आ सकता है। लेकिन फ्रेंड्स आपको ये सोचना होगा कि किस सिचुएशन में हम जब किस तरह की बातें करते हैं तो उसके लास्ट में ता है, ती है, ते है आता है। आप इसकी गहराई को समझिए, केवल ता है, ती है पे मत जाइए। आप ये सोच के देखिए कि आप कम से कम 10 सेंटेंस 15 सेंटेंस बोलिए जिसके लास्ट में ता है, ती है आया हो। फिर सोचिए कि ये इसमें सेंटेंस में ऐसा क्या है कि लास्ट में ता है, ती है आ रहा है। जैसे कहना हुआ कि मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ, मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ, वह मुझे चिढ़ाता है, पापा मुझे पैसे देते हैं, मम्मी रोज़ खाना बनाती हैं, मेरी बहन अच्छा गीत गाती है, या फिर वह अच्छा नाचता है, पापा रोज़ मुझे डांटते हैं, अध्यापक हमें रोज़ अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं। तो आपने इतने सारे सेंटेंसेस सुने और इसमें आप सोचने की कोशिश करिए कि इन सभी में कॉमन क्या है। अब देखिए, मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ यानी कि स्कूल जाने का काम रोज़ हो रहा है। वह मुझे चिढ़ाता है यानी चिढ़ाने का काम भी रिपीट हो रहा है, अक्सर होता है, तभी कहा गया कि चिढ़ाता है। अगर एक ही बार चिढ़ाया होता तो कहा जाता है उसने मुझे चिढ़ाया था, लेकिन वो अक्सर चिढ़ाता है, रोज़ चिढ़ाता है, रिपीट करता है इस काम को, इसलिए कहा गया कि चिढ़ाता है। अध्यापक हमें पढ़ाते हैं, अब यहाँ भी अध्यापक के द्वारा जो पढ़ाने का काम है ये रिपीट हो रहा है, इसलिए लास्ट में ते हैं आया हुआ है। तो फ्रेंड्स आई होप आपने समझा होगा कि जब भी कोई काम रिपीट होता है, अगर जो किसी भी अगर हम रिपीटिंग टास्क की बात करते हैं कि ऐसा काम जो बार बार रिपीट होता रहता है, कुछ ऐसे काम है हमारी डेली लाइफ में, कुछ ऐसे काम है जो हम रिपीट करते रहते हैं, उसको अक्सर करते हैं, रोज़ करते हैं, या फिर हर हफ्ते, हर महीने, हर साल करते हैं। तो ऐसे काम जिनको हम रिपीट करते रहते हैं, ऐसे कामों को बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है, जो काम हम रेगुलर करते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स जब भी देखिए, जब भी किसी फैक्ट की बात होती है, अगर किसी फैक्ट की बात होती है, जैसे सूरज पूरब में निकलता है, धरती सूरज का चक्कर लगाती है, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, तो इस तरह के जो फैक्ट होते हैं वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल से बनाए जाते हैं। तो इस तरह से कोई रिपीटिंग टास्क की जब बात होगी, कोई फैक्ट आएगा, या फिर जब हम अपनी लाइक या फिर डिसलाइक की बात करते हैं तो वहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होता है। जब भी हम अपनी लाइक या डिसलाइक की बात करते हैं, जैसे आई लाइक मिल्क, आई लाइक कर्ड, या फिर आई डोंट लाइक हिम, तो इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ अपनी लाइक या डिसलाइक बताने के लिए भी करते हैं। अब इसके अलावा इसके बहुत से यूजेज हैं, जैसे न्यूज़पेपर में जितने भी हेडलाइंस होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखे जाते हैं। वो भले ही जो घटना है वो पास्ट की है, लेकिन फिर भी जो हेडलाइन होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही रहेगा। मान लेते हैं कि कल का मैच अगर इंडिया जीत गया तो हेडलाइन क्या होगी कि इंडिया विंस द मैच, इंडिया विंस द मैच। वो न्यूज़पेपर तो एक दिन बाद आता है, लेकिन फिर भी उसमें जो हेडलाइन होगा यही होगा कि इंडिया विंस द मैच। तो जितने भी न्यूज़पेपर के हेडलाइन होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। तो आई होप आपको इसका जो पहचान है ये अच्छे से समझ में आया होगा, केवल ता है, ती है, ते हैं पे आप डिपेंड नहीं रहेंगे। तो अब हम देख लेते हैं जो हमारे बरहू टेंस हैं उन सभी टेंसेस के
कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होते हैं जिसे हमें अपने माइंड में रखना होता है, हमें याद रखना होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो वास्तव में डू होता है, लेकिन अब इसमें क्या होता है कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा होता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब भी लगाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लिखा जाता है। इसका रूल क्या है कि जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगना चाहिए। अब सिंगुलर सब्जेक्ट तो हम जान जाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट तो एक नाउन या प्रोनाउन ही होगा, तो उससे पता चल जाएगा सिंगुलर या फिर प्लूरल है। लेकिन वर्ब सिंगुलर है या प्लूरल है ये कैसे पता चलेगा? जैसे मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे रहता है ही प्ले हॉकी, तो यहाँ पे ही एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है, आपको पता है, तो यहाँ पे ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ प्ले का सिंगुलर फॉर्म यूज होना चाहिए। अब प्ले तो एक वर्ब है, तो ये सिंगुलर है या फिर प्लूरल है ये कैसे पता चलेगा? तो फ्रेंड देखिए, जो भी वर्ब की बेस फॉर्म होती है, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो हमेशा प्लूरल होती है। वर्ब की जो फॉर्म होती है बेस फॉर्म वो हमेशा प्लूरल होती है और उसको सिंगुलर बनाने के लिए उसमें एस या ई एस ऐड करते हैं। देखिए, नाउन का ठीक उल्टा वर्ब में होता है। जैसे कोई नाउन मान लेते हैं पेन, तो पेन क्या है? अभी एक वचन है, इसका जो बेस वर्ड है ये एक वचन है, लेकिन अगर हम इसमें एस ऐड कर देते हैं तो ये बहुवचन हो गया। इसमें एस ऐड कर दिया गया तो पेन्स हो गया, जो कि बहुवचन हो गया पेन का। और पेन क्या है? एक नाउन है। यानी कि नाउन में जब हम एस या ई एस ऐड करते हैं तो उसका बहुवचन बन जाता है। और अगर किसी वर्ब की बात करें, जैसे गो हो गया, तो गो वर्ब की बेस फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, तो ये प्लूरल है। और इसमें जब हम एस या ई एस ऐड करेंगे तो इसका सिंगुलर बन जाएगा, तो ये सिंगुलर हो जाएगा। नाउन का ठीक उल्टा वर्ब में होता है। किसी नाउन में एस या ई एस ऐड करके उसको प्लूरल बनाते हैं और वर्ब में एस या ई एस ऐड करके उसको सिंगुलर बनाते हैं। तो इसीलिए फ्रेंड्स इसका हेल्पिंग वर्ब तो केवल डू है, लेकिन जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो डू का हम सिंगुलर फॉर्म लिखते हैं तो डू में एस या ई एस जुड़ जाता है, इसलिए वो डज हो जाता है। तो इसका अगर इसके हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब इसका केवल डू ही होता है। वो तो सिंगुलर सब्जेक्ट जब रहता है तो उसके साथ ये डज हो जाता है, इसका सिंगुलर फॉर्म क्योंकि लिखा गया। तो इससे ये क्लियर हो गया कि डज का यूज हमें कब करना है? जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा, और डू का यूज कब करना है? जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा। अब इसके बाद हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं और इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका अफर्मेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। और ये थोड़ा सा अलग है बाकी सब टेंसेस से। प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है इसमें हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। 12 में से केवल 2 टेंस ऐसे हैं, प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट, जिसके अफर्मेटिव सेंटेंस में डू या डज का यूज नहीं किया जाता है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, क्योंकि जो अफर्मेटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा और इसके तुरंत बाद हमारा वर्ब आ जाएगा, इसके तुरंत बाद हमारा वर्ब आएगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हमें लगानी होगी। अब ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कहाँ से आ गई? जो वर्ब की सिंगुलर फॉर्म है, जैसे गो का गोज, तो जो सिंगुलर फॉर्म होता है उसी को वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कहते हैं, और जो आईएनजी फॉर्म होता है उसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं। तो यहाँ पे V1 या V5 का हमें यूज करना होगा। अगर ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो V5 आएगा SES वाला, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो V1 आएगा बिना S या ES का, और इसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर जो अदर वर्ड होगा उसको लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हो गया इसके अफर्मेटिव का फॉर्मूला। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कहना हुआ कि मेरा छोटा भाई उस ऑफिस में काम करता है। मेरा छोटा भाई उस ऑफिस में काम करता है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में ताहे आ गया, तो इससे वैसे हम जान गए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। और काम करता है यानी कि वो अक्सर करता है, रोज़ करता है, रोज़ काम पे जाता है, तो रिपीट हो रहा है ये काम। इससे भी ये पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, इसमें सब्जेक्ट हमें यूज़ करना है।
सबसे पहले इसमें हमें सब्जेक्ट लिखना है, और अगर हमें सब्जेक्ट पता करना है तो जहाँ पे काम हो रहा है, यहाँ पे काम ही हो रहा है काम करने का, तो इसके पहले हम कौन लगा के क्वेश्चन कर लेंगे, हमें सब्जेक्ट मिल जाएगा। कौन काम करता है, आंसर क्या मिला, मेरा छोटा भाई। तो ये मेरा छोटा भाई ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, यानी कि माय यंगर ब्रदर, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद इसमें V1 या V5 आना चाहिए। तो मेरा छोटा भाई यहाँ पे सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, मेरा छोटा भाई, यानी कि यहाँ पे एक ही भाई की बात हो रही है। अगर एक से ज़्यादा छोटे भाई होते तो मेरे छोटे भाई उस ऑफिस में काम करते हैं, इस तरह का सेंटेंस होता। लेकिन काम करता है यानी यहाँ पे एक ही भाई की बात हो रही है, तो ये सिंगुलर है। तो काम करना की अंग्रेजी, अब सीधे हमें वर्ब लिखना है, वर्क। अब मेरा छोटा भाई क्योंकि सिंगुलर है इसलिए इसका सिंगुलर फॉर्म लिखेंगे वर्क का, तो वर्क्स हो जाएगा। माई यंगर ब्रदर वर्क्स, मेरा छोटा भाई काम करता है। अब कहाँ पे, उस ऑफिस में, तो सबसे पहले मैं के लिए इन, और उसके बाद उसके लिए दैट आएगा, इन दैट ऑफिस। तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा माई यंगर ब्रदर वर्क्स इन दैट ऑफिस। अब इसके बाद और एग्जाम्पल इसके हम देख लेते हैं, जैसे बच्चे रोज इस बागीचे में, बच्चे रोज इस बागीचे में लुका छिपी खेलते हैं। बच्चे रोज इस बागीचे में लुका छिपी खेलते हैं, तो कौन खेलता है, बच्चे खेलते हैं, यानी कि सब्जेक्ट इसमें क्या है, द चिल्ड्रेन। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा है द चिल्ड्रेन, यानी कि बच्चे क्या करते हैं, खेलते हैं। सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आना चाहिए, जो काम कर रहे हैं वो खेलने का। और चिल्ड्रेन यहाँ पे सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, चिल्ड्रेन हमेशा प्लूरल होता है। बच्चे एक से ज़्यादा हैं तो प्ले में एस या ई एस नहीं ऐड होगा, इसका फर्स्ट फॉर्म में लिखा जाएगा। अब इसके बाद बच्चे खेलते हैं का हो गया द चिल्ड्रेन प्ले। अब इसमें बचा क्या, एक बचा हुआ है रोज, एक है इस बागीचे में, और एक है लुका छिपी। तो खेलने का संबंध पहले किससे है, लुका छिपी से है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे हाइड एंड सीक, हाइड एंड सीक। द चिल्ड्रेन प्ले हाइड एंड सीक। अब इसके पहले क्या आया, इस बागीचे में, तो हो जाएगा इन दिस गार्डन, इन दिस गार्डन। और रोज के लिए हो जाएगा डेली। देखिए सेंटेंसेस अक्सर किससे स्टार्ट होते हैं, पीछे से हम लोग स्टार्ट करते हैं लिखना, तो यहाँ पे डेली हो जाएगा रोज के लिए। देखिए सेंटेंसेस हम अक्सर क्या करते हैं, मतलब पीछे से होते हुए आगे की ओर आते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा गया द चिल्ड्रेन, और उसके बाद खेलते हैं के लिए हो गया प्ले। अब खेलते हैं के पहले आया लुका छिपी, तो हो गया हाइड एंड सीक। अब लुका छिपी के पहले आया इस बागीचे में, तो इन दिस गार्डन हो गया। और इस बागीचे में के पहले आया रोज, तो लास्ट में आ गया डेली। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं, इसके अफर्मेटिव सेंटेंस को। इसमें आपको यही ध्यान देना है कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वर्ब भी यूज करेंगे, अर्थात एस ई एस उसमें ऐड करेंगे। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगा, यानी कि उसमें एस या ई एस नहीं आएगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम इसके आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम देखने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं फ्रेंड्स, अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस होगा तो उसे हमें कैसे ट्रांसलेट करना है। ये अफर्मेटिव से बिल्कुल अलग है फ्रेंड्स। नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होगा। आपको पहले भी बताया गया कि जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं, यानी कि अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, ये दोनों किससे स्टार्ट होते हैं, सब्जेक्ट से। अब इसके बाद फ्रेंड्स हमें इसमें इसके नेगेटिव सेंटेंस में डू या डज का यूज करना है। केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट के। लेकिन अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस होगा तो सब्जेक्ट के बाद हमें डू या डज का यूज करना होगा। और इसके तुरंत बाद हम नॉट का यूज करेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें नहीं आएगा, तो नहीं के लिए हमें नॉट लगाना होगा। और जब हम नॉट का यूज करेंगे तो नॉट अकेले नहीं आएगा, अपने साथ डू या डज को लाएगा। और जब नॉट आएगा तो ये अकेला नहीं आएगा, अपने साथ डू या डज को लेके आएगा।
अब इसमें डू लगाना है या फिर डज लगाना है, ये भी डिपेंड करता है इसके सब्जेक्ट के नंबर पे। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो डज आएगा और प्लूरल है तो डू आएगा। फ्रेंड्स, ये कन्फ्यूजन आपका हमेशा के लिए दूर हो सकता है कि एक वचन के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। देखिए जितने भी टेंसेज हैं प्रेजेंट के, उसमें देखिए इज, एम, आर। तो फ्रेंड देखिए टेंसेस में जितने भी ऐसे हेल्पिंग वर्ब हैं जो सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार यूज होते हैं, जैसे डू डज हो गया, डू डज, या फिर इज, एम, आर हो गया, या फिर हैज़, हैव हो गया, या फिर वॉज, वर हो गया। तो ये 4 ऐसे हेल्पिंग वर्ब हैं जो सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार लगते हैं सेंटेंस में। तो इसमें एक कॉमन सी बात है कि हम एक वचन के साथ वही हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं जिसके लास्ट में एस आया हो। ये चीज़ अगर आप याद रखेंगे तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगा। देखिए डू डज में डज के लास्ट में एस आया तो डज किसके साथ, एक वचन के साथ लगेगा। इज, एम, आर में इज के लास्ट में एस आया तो इज लगेगा एक वचन के साथ। हैज़, हैव में देखिए हैज़ में एस आया तो ये लगेगा एक वचनकर्ता के साथ। और वॉज, वर में वॉज में एस आया तो ये एक वचनकर्ता के साथ लगेगा, लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर होना चाहिए वो। तो इस तरह से डज का यूज हम करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। अब इसके बाद यहाँ पे नॉट के बाद हमें मेन वर्ब लिखना होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे। अब यहाँ पे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म नहीं आएगी, एस या ई एस अब इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि जब एक वचन के साथ, केवल एक वचन के साथ ही एस या ई एस जुड़ता है और एक वचन के साथ डज का यूज हो जाएगा, और डज में देखिए ऑलरेडी यहाँ पे ई एस लगा हुआ है। इसलिए जब सिंगुलर के साथ जब डज का यूज हो जाता है तो उसके बाद कभी भी वर्ब में एस या ई एस नहीं लगाते हैं। और इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड लिखना होगा। अब इसके बाद अगर सिचुएशन की बात करें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का यूज हम कब करते हैं, तो देखिए हर कोई अपनी लाइफ में ऐसे बहुत से काम होते हैं जो नहीं करते हैं। तो अगर हमें किसी ऐसे एक्शन के बारे में बताना है जो काम हम अपनी लाइफ में नहीं करते हैं, तो ऐसे सभी कामों को बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस यूज होता है। अगर कहना हो जैसे मैं ये नहीं करता हूँ, मैं वो नहीं करता हूँ, किसी के भी बारे में बताना हो, जैसे कहना हो कि मैं कच्चा आम नहीं खाता हूँ, मैं उससे बात नहीं करता हूँ, मैं उसके घर नहीं जाता हूँ, मैं विज्ञान नहीं पढ़ाता हूँ। तो जितने भी ऐसे काम हैं जो मैं अपनी लाइफ में नहीं करता हूँ या कोई भी व्यक्ति अपनी लाइफ में नहीं करता है, तो ऐसे कामों को बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस यूज होता है। अब इसके बाद देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे कहना हुआ कि अध्यापक रोज हमें अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं। अध्यापक रोज हमें अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसमें सबसे पहले देखेंगे इसमें नहीं शब्द आ गया, और जब नहीं आया है तो देखेंगे क्या इसमें क्वेश्चन वर्ड तो नहीं है। तो इस सेंटेंस में कहीं भी क्वेश्चन वर्ड नहीं आया हुआ है, अर्थात ये नेगेटिव सेंटेंस है। और ते हैं लास्ट में मिल गया, इसी से आप जान जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस से इतना पता चल गया। अब इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, तो कौन नहीं पढ़ाता, अध्यापक। कौन लगाएंगे तुरंत आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे द टीचर, द टीचर। अब अध्यापक यहाँ पे एक वचन है कि बहुवचन, तो टीचर यहाँ पे सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे क्या आना चाहिए, डज नॉट। द टीचर डज नॉट, और नॉट के तुरंत बाद V1 आना चाहिए। वर्ब हमारा क्या है इसमें, पढ़ाना, तो पढ़ाना के लिए टीच का यूज कर देंगे। द टीचर डज नॉट टीच। अब इसमें हम ऑब्जेक्ट वाला पोर्शन देखते हैं, तो किसे नहीं पढ़ाते, हमें, और क्या नहीं पढ़ाते, अंग्रेजी। इसमें दो दो ऑब्जेक्ट आया हुआ है, तो जो ऑब्जेक्ट पहले आया उसको पहले लिखेंगे। तो हमें के लिए हो जाएगा अस, और उसके बाद अंग्रेजी के लिए लिखेंगे इंग्लिश। द टीचर डज नॉट टीच अस इंग्लिश, और रोज के लिए सबसे लास्ट में डेली का यूज कर देंगे। तो इस तरह से हमें सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। और एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं, जैसे बच्चे प्रत्येक शाम को उस मैदान में नहीं खेलते हैं। मान लेते हैं सेंटेंस हमारा है कि बच्चे प्रत्येक शाम को उस मैदान में नहीं खेलते हैं।
तो कौन नहीं खेलता है? बच्चे, यानी कि सब्जेक्ट हमारा है द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन। और इसके बाद डू या डज का यूज होना चाहिए, तो सब्जेक्ट हमारा है चिल्ड्रेन जो कि प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए? डू नॉट होना चाहिए। द चिल्ड्रेन डू नॉट प्ले, नहीं खेलते हैं। नॉट के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू नॉट प्ले, नहीं खेलते हैं। क्या यहाँ पे ये बताया नहीं गया क्या नहीं खेलते हैं, तो अब बचा क्या? प्रत्येक शाम को और बचा हुआ उस मैदान में। तो इसमें प्रत्येक शाम को क्या है? एक टाइम है, और उस मैदान में क्या है? एक प्लेस है। तो जब भी सेंटेंस में एक टाइम हो और एक प्लेस हो तो हम प्लेस को पहले लिखेंगे और टाइम को लास्ट में लिखते हैं। यानी कि अब हमें यहाँ पे लिखना होगा उस मैदान में, तो हो जाएगा इन दैट फील्ड या फिर इन दैट ग्राउंड कर सकते हैं। द चिल्ड्रेन डू नॉट प्ले इन दैट ग्राउंड। अब प्रत्येक शाम को के लिए हो जाएगा एवरी इवनिंग। तो इस तरह से ये सेंटेंस हमारा बन जाएगा, द चिल्ड्रेन डू नॉट प्ले इन दैट ग्राउंड एवरी इवनिंग। और एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। वह छोटा लड़का अपने पापा से बात नहीं करता है। वह छोटा लड़का अपने पापा से बात नहीं करता है। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है? वह छोटा लड़का। ये सब्जेक्ट मैंने जानबूझ के यहाँ पे लिया है फ्रेंड्स। यहाँ पे कई लोग मिस्टेक करते हैं कि अगर सेंटेंस में वह आ गया तो उनको लगता है कि यहाँ पे हमेशा केवल ही या शी ही हो सकता है वह के लिए। बट ही या शी का यूज हम कहाँ पे करते हैं? जब नाउन नहीं होता है तो नाउन के स्थान पे हम उस प्रोनाउन ही या शी का यूज करते हैं। बट ये जो हमारा सब्जेक्ट है वह छोटा लड़का, यहाँ पे तो वह के साथ नाउन भी आया हुआ है लड़का। तो जब वह के साथ नाउन भी आया रहता है तो वहाँ पे हम ही या शी का यूज नहीं कर सकते हैं। भले ही वो लड़के के लिए है लेकिन फिर भी यहाँ पे ही का यूज हम नहीं कर सकते हैं। जब यहाँ पे छोटा लड़का ना होता, केवल होता कि वह अपने पापा से बात नहीं करता है, तो यहाँ पे हम एज अ सब्जेक्ट ही या शी का यूज कर सकते थे। लेकिन अब यहाँ पे आया कि वह छोटा लड़का, वह के साथ साथ इसमें नाउन भी है, अर्थात यहाँ पे वह के लिए हमें दैट का यूज करना होगा। उसकी ओर इशारा किया गया कि वह छोटा लड़का, तो वहाँ पे दैट का यूज किया जाएगा। तो हो जाएगा दैट स्मॉल बॉय या दैट लिटिल बॉय कर सकते हैं। दैट लिटिल बॉय, वह छोटा लड़का। अब बात नहीं करता है, ये सिंगुलर है तो डज नॉट का यूज करेंगे। डज नॉट, बात करना के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे टॉक हो जाएगी, डज नॉट टॉक अपने पापा से टू हिज फादर। तो सेंटेंस हमारा बन गया कि दैट लिटिल बॉय डज नॉट टॉक टू हिज फादर। लेकिन फ्रेंड्स इसके अगर नेगेटिव सेंटेंस में कभी नहीं आ जाता है, नहीं के साथ साथ अगर कभी भी आ जाए कि कभी नहीं, अब इसका रूल बिल्कुल चेंज हो जाता है। अगर इसमें कभी नहीं आ जाए तो कभी नहीं के लिए हम किसका यूज करते हैं? नेवर का यूज करते हैं। तो अगर नेवर का यूज हम करते हैं तो फिर से अब हमें डू या डज का यूज नहीं करना है। सेंटेंस में अगर कभी नहीं आ जाए तो नेवर का यूज करेंगे, और जब नेवर आएगा तो नेवर के साथ डू या डज नहीं आता है। अब फिर वही पहला रूल, जब डू डज नहीं आएगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगेगी, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म लगेगी। ये रूल हमें फिर अप्लाई करना होगा। तो इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। और ये जरूरी नहीं कि कभी नहीं हमेशा सेंटेंस में एक साथ ही रहेगा। जैसे मैं झूठ कभी नहीं बोलता हूँ, तो इसमें कभी नहीं एक साथ आ गया। ये कभी और नहीं सेंटेंस में अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे वह कभी स्कूल में मस्ती नहीं करता है, तो यहाँ पे कभी सबसे पहले आ गया और नहीं लास्ट में आया। वह कभी स्कूल में मस्ती नहीं करता है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं जिसमें कभी नहीं आ जाए, उसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल हमारा है कि वह मुझे अपनी समस्या कभी नहीं बताती है। तो यहाँ पे अब कभी नहीं आ गया, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना होगा, और बताती है यानी कि वो एक फीमेल है, इसलिए यहाँ पे हम शी का यूज करेंगे। अब इसके साथ देखिए यहाँ पे कभी नहीं आ गया तो हमें नेवर का यूज करना है, और जब नेवर आएगा तो डू डज इसमें नहीं आएगा। तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें नेवर का यूज कर देना है, तो हो जाएगा शी नेवर। और इसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म दोनों में से कोई एक लगाना होगा इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यानी कि यहाँ पे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आनी चाहिए, SEIS वाली।
तो बताती है, बताना की अंग्रेजी टेल, और इसमें हम ऐड कर देंगे एस। शी नेवर टेल्स, वह कभी नहीं बताती है। किसे? मुझे। तो मुझे के लिए पहले यहाँ पे मी लिखेंगे। अब अपनी समस्या यानी कि हर प्रॉब्लम्स, हर प्रॉब्लम्स। तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा कि शी नेवर टेल्स मी हर प्रॉब्लम्स, वह मुझे अपनी समस्या कभी नहीं बताती है। इसी तरह से अगर सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है वो नोबडी हो जाए, नोबडी हमारा सब्जेक्ट हो, तब भी उसमें डू या डज का यूज़ नहीं होगा। अगर सब्जेक्ट हमारा नोबडी रहता है, जैसे उससे कोई बात नहीं करता है, तो नोबडी टॉक्स टू हिम, तो जब कोई नहीं आ जाएगा नोबडी का यूज़ करेंगे, तब भी डू डज नहीं लगाना है। अब इसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं हम इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसके हम केवल एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इसको। जैसे मान लेते हैं सेंटेंस हमारा है कि क्या तुम उसका नाम नहीं जानते हो। क्या तुम उसका नाम, या फिर सीधे कर देते हैं क्या तुम उसका नाम जानते हो। क्या तुम उसका नाम जानते हो। अब ये सेंटेंस हमारा क्या से स्टार्ट है, यानी कि ये एक डायरेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और इसका रिप्लाई हाँ या ना में है। तो क्या तुम उसका नाम जानते हो, सबसे पहले इसमें क्या आना चाहिए? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। अगर कोई सेंटेंस हमारा क्या से स्टार्ट ही होता है तो हमें उसमें क्या की अंग्रेजी नहीं लिखनी होती है, सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना होता है। और क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो डू या डज का यूज़ पहले होना चाहिए, और इसके लिए हमें पहले सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा। तो देखिए, भले ही सबसे पहले डू या डज लगाना है, लेकिन उसके भी पहले हमें सब्जेक्ट पे आना है। तो पहले जब हम सब्जेक्ट को देखेंगे तब पता चलेगा कि यहाँ पे डू लगाएं या फिर डज लगाएं। अब सब्जेक्ट को हम देखते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट है यू तो लगाएंगे डू। अगर सब्जेक्ट है यू तो लगाएंगे डू, और इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट आ जाएगा यू। तो ये हो गया डू यू, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। वर्ब इसमें क्या है? जानना है, तो नो हो जाएगा। डू यू नो, क्या तुम जानते हो उसका नाम, हिज नेम। डू यू नो हिज नेम। तो देखिए, जब भी सेंटेंस हमारा क्या से स्टार्ट हो जाएगा तो हमें क्या की अंग्रेजी व्हाट सेंटेंस में कहीं नहीं लिखनी है, सीधे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है। और जब डू डज आता है तो एस या एस का कोई सवाल ही नहीं आने का। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन वर्ड्स बीच में आते हैं, जैसे एग्जांपल हमारा है कि वह तुम्हारे घर पर क्यों आता है, क्यों आता है। तो एग्जांपल हमारा है कि वह तुम्हारे घर क्यों आता है। अब इसमें हमें देखना है, इसमें क्वेश्चन वर्ड जो आया हुआ है क्यों, ये सेंटेंस के बीच में आया और इसका रिप्लाई भी यस और नो में नहीं है। तो जब ऐसे सेंटेंसेस होंगे तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखते हैं। जब भी क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आते हैं तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्यों के लिए हम वाई का यूज़ कर देंगे। अब इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डज होना चाहिए, और इसमें सब्जेक्ट वह है यानी कि सिंगुलर है तो डज का यूज़ करेंगे, वाई डज। अब तीसरे नंबर पे यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा आएगा जो कि है ही, तो वाई डज ही। अब आता है यानी कि कम, वाई डज ही कम तुम्हारे घर पर एट योर होम, वाई डज ही कम एट योर होम, वह तुम्हारे घर पर क्यों आता है। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आया हुआ था, इसलिए इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी गई है। अब इसके बाद देख लेते हैं, अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव होगा तब हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। जैसे क्या तुम अपने मम्मी पापा की बात नहीं सुनते हो, क्या तुम अपने मम्मी पापा की बात नहीं सुनते हो। ये हमारा सेंटेंस है। अब इसमें हम देखेंगे, इसमें क्या से स्टार्ट है सेंटेंस हमारा, और जब भी सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, और क्योंकि ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो पहले हेल्पिंग वर्ब डू डज आना चाहिए। और इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यू है तो लगाएंगे डू। अगर सब्जेक्ट है यू तो लगाएंगे डू, और इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट आएगा यू। अब देखिए, इसमें क्या तो आया स्टार्टिंग में, लेकिन इसके साथ साथ नहीं भी आ गया है, यानी कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। और जब सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ करते हैं।
नॉट का यूज दो सिचुएशन में होता है, एक तो नेगेटिव सेंटेंस में और एक इंटेरोगेटिव नेगेटिव में। तो जब केवल नेगेटिव होता है सेंटेंस हमारा तो उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है, और जब इंटेरोगेटिव नेगेटिव होता है तो उसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड भी है और नहीं भी है, इसलिए नॉट कहाँ पे आएगा, सब्जेक्ट के बाद। तो जाएगा डू यू नॉट, सुनते हो, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी लिसन। अब अपने मम्मी पापा की बात, इसके लिए क्या लिखेंगे, टू योर पेरेंट्स, टू योर पेरेंट्स। तो सेंटेंस हमारा बन गया कि डू यू नॉट लिसन टू योर पेरेंट्स। अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में होता है यानी कि क्यों नहीं आ जाए, कि तुम अपने मम्मी पापा की बात क्यों नहीं सुनते हो, तो केवल यहाँ पे स्टार्टिंग में वाई का यूज कर देना है, बाकी सब सेम वैसे रहेगा, वाई डू यू नॉट लिसन टू योर पेरेंट्स। अब इसमें भी फ्रेंड देख लीजिए, कुछ ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं जिसके साथ डू या डज का यूज नहीं होता है। कुछ क्या, केवल हु एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है, जब भी सेंटेंस में हु यानी कौन आ जाता है तो वहां पे हम डू या डज का यूज नहीं करते हैं। देखिए एग्जांपल देख लेते हैं कि तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। अब इसमें क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, कौन, जो कि बीच में आया हुआ है। लेकिन फ्रेंड्स कौन ऐसा क्वेश्चन वर्ड है, अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो उसमें सब्जेक्ट क्या है। अगर आपसे पूछें कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, इसमें काम हो रहा है पढ़ाने का, और जो पढ़ाएगा वही सब्जेक्ट होगा, यानी कि इसमें वही तो पूछा गया है कि कौन पढ़ाता है, सब्जेक्ट के बारे में तो पूछा गया है। तो अगर देखा जाए तो इस सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा गया है। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन वर्ड कौन होता है, इसी को हम सब्जेक्ट मान लेते हैं। जो कौन होता है इसको हम सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं सेंटेंस में, और उस सेंटेंस को एक अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बना देते हैं, इंट्रोगेटिव की तरह नहीं। हु को हम यहाँ पे सब्जेक्ट बना देते हैं और पूरे सेंटेंस को एक अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बनाते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पे कौन के लिए हु हो जाएगा। अब इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे। और हु यहाँ पे सिंगुलर है, एक ही पर्सन की बात हो रही, कौन पढ़ाता है। अगर प्लूरल होता तो कौन कौन पढ़ाता है, दो बार यहाँ पे कौन आया होता। तो ये सिंगुलर है, यहाँ पे हमें वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज करनी है, और पढ़ाना की अंग्रेजी यहाँ पे है टीच, और इसमें हम SES ऐड करेंगे। तो हु टीचेस, और किसे पढ़ाता है, तुम्हें, यानी कि यू, हु टीचेस यू क्या, इंग्लिश। तो देखिए इस सेंटेंस में भी डू या डज का यूज नहीं किया गया है, सीधे बन गया हु टीचेस यू इंग्लिश। लेकिन अगर इसके साथ नहीं भी आ जाए, अगर कौन के साथ साथ नहीं भी आ जाए, तब हम डू डज का यूज करेंगे, क्योंकि तब उस सेंटेंस को हम नेगेटिव सेंटेंस की तरह बनाएंगे। जैसे तुम्हारी मदद कौन नहीं करता है, कौन तुम्हारी मदद नहीं करता है, ये हमारा सेंटेंस है, तो हु डज नॉट हेल्प यू। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। अब इसके अलावा इसमें एक एक्सेप्शन भी होता है, तो उसके बारे में भी जान लेते हैं कि जब भी हम कभी कभार किसी भी एक्शन को जब हम एम्फेसाइज करते हैं तो क्या होता है, तो सेंटेंस के लास्ट में ये ता ती ते के साथ तो भी आ जाता है, तो शब्द आ जाता है। जैसे वह मंदिर जाती तो है, तुम शराब पीते तो हो, वह स्कूल जाता तो है। तो इस तरह का जब सेंटेंस होता है, जब उसमें उस बात को बहुत एम्फेसाइज किया गया होता है, उस पर जोर दिया गया होता है, तो हम क्या करते हैं, तो इसके अफर्मेटिव सेंटेंस में भी डू या डज का यूज करते हैं। एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं, जैसे है कि वह तुम्हें जानता तो है, वह तुम्हें जानता तो है। तो इसमें बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ बात को कहा जाता है, थोड़ा इस पर जोर देके कहा जाता है, वह तुम्हें जानता तो है। अब ऐसे सेंटेंस में देखेंगे तो इसके अफर्मेटिव में भी हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है। जी हाँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्सेप्शन है। तो यहाँ पे देखिए वह तुम्हें जानता तो है, सब्जेक्ट हमारा ही है यहाँ पे, और इसके साथ यहाँ पे हमें डज का यूज करना होगा इसके अफर्मेटिव सेंटेंस में भी। तो ही डज, अब जानना की अंग्रेजी नो होती है, ही डज नो, और तुम्हें के लिए यू हो जाएगा, ही डज नो यू, वह तुम्हें जानता तो है। तो जब भी इस टाइप के सेंटेंसेस होंगे तो उसके अफर्मेटिव में भी डू या डज का यूज किया जाएगा, और जब इसमें डू डज आ गया तो वर्ब में SEIS नहीं लगेगा।
तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। और आपको अब करना क्या है कि कमेंट बॉक्स में इसके सभी टाइप के सेंटेंस का एक एक एग्जाम्पल आपको देना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर देंगे और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।